So, in the earlier sessions, we had discussed about proposal and acceptance. कि proposal क्या है और proposal के rules क्या हैं, and then acceptance क्या है and acceptance के rules क्या हैं. ये सब हम discuss कर चुके हैं. आज हम try करेंगे कि हमारा ये chapter खत्म हो जाए. So Monday से हम fresh chapter start करेंगे. आज का हमारा इस chapter का topic है modes of lapse of an offer. किन तरीकों से या किन वजहों से जो प्रस्ताव है वो एक्सपायर हो जाता है, लैप्स हो जाता है या खत्म हो जाता है. ऐसे कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से जो लैप ऑफर है, प्रस्ताव है, वो एक्सपायर हो जाता है. फर्स्ट इज बाय नोटिस. बाय नोटिस कि जो ऑफर रखने वाला है, प्रस्ताव रखने वाला है, वो एक्सेप्टेंस होने से पहले, ऑफर की एक्सेप्टेंस होने से पहले नोटिस दे दे दूसरी पार्टी को कि मैं अपना जो ऑफर है उसको रिवोक कर रहा हूँ, उसको खत्म कर रहा हूँ. तो जो ऑफर है वो लैप्स हो जाएगा. ठीक है जी. तो जो प्रपोजर है, जो प्रस्ताव रखने वाला इंसान है, वो ऑफर को रिवोक कर सकता है, खत्म कर सकता है. वो अपने प्रस्ताव को रिवोक कर सकता है, खत्म कर सकता है. कब? बिफोर कंप्लीशन, बिफोर कंप्लीशन ऑफ एक्सेप्टेंस. स्वीकृति होने से पहले, स्वीकृति होने से पहले अगर प्रपोजर प्रस्ताव को खत्म कर दे तो ऑफर लैप्स हो जाएगा. सेकंड, एग्जाम्पल लेते हैं इसमें. ए ने बी को प्रस्ताव रखा वॉच बेचने के लिए. बाद में ए का माइंड चेंज हो गया. बाद में ए का माइंड चेंज हो गया. अब इससे पहले की जो बी है वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, मंजूर कर ले, उससे पहले पहले ए को बी को बताना पड़ेगा कि भाई मेरा माइंड जो है वो चेंज हो गया है. तो इससे पहले कि बी एक्सेप्टेंस दे दे, अपनी स्वीकृति दे दे, बी के एक्सेप्टेंस देने से पहले पहले ए को अपने ऑफर को रिवोक करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा. उसको नोटिस देना पड़ेगा बी को कि मैं इस ऑफर के लिए तैयार नहीं हूं, मेरा माइंड जो है वो चेंज हो गया है. सेकंड इज बाय लैप्स ऑफ टाइम. जब टाइम निकल जाए. एग्जाम्पल लेते हैं. ये सेलर है और ये कस्टमर है. सेलर ने कस्टमर को वूल देने का प्रॉमिस किया. वूल, ऊन, ऊन देने का प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें थर्सडे को ऊन दे दूंगा. उसने 3 दिन पहले कस्टमर को बता दिया कि मैं तुम्हें थर्सडे को वूल दे दूंगा. कब बताया इसने? ऑफर कब रखा इसने? मंडे को रख दिया ऑफर. कितने दिन है अभी उसके पास एक्सेप्ट करने के लिए? ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे को तो सेल होनी होनी है. दैट मीन्स मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे, 3 दिन के अंदर अंदर जो कस्टमर है उसको सेलर को बताना पड़ेगा कि वो ऊन लेने के लिए तैयार है या नहीं. अब जो कस्टमर था उसने वेंसडे तक भी
सेलर को नहीं बताया कि वो ऊन लेने के लिए तैयार है या नहीं। कस्टमर ने सेलर को एक्सेप्टेंस दी, मंजूरी दी, कब? अगले मंडे को, नेक्स्ट मंडे, जब अगले मंडे आया, अगला मंडे आया, थर्सडे के बाद वाला जो मंडे आया, तब उसने एक्सेप्टेंस दी। टाइम लिमिट निकल चुकी थी यहाँ पर, देखिए जो टाइम सेलर ने रखा था वो टाइम निकल चुका था, और टाइम निकलने के बाद कस्टमर ने अपनी मंजूरी दी। ऐसे में जो सेलर ने ऑफर रखा था, प्रस्ताव रखा था, वो एक्सपायर हो गया, वो खत्म हो गया, लैप्स हो गया। अब बाद में जो इसने एक्सेप्टेंस दी है इसकी कोई वैधता नहीं है, इसको नहीं माना जाएगा, ये एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस नहीं होगी, इस वजह से एग्रीमेंट नहीं बनेगा। सो अगर टाइम लिमिट निकल जाता है, जो टाइम सेलर ने सेट किया है, एक पार्टी ने सेट किया है, अगर वो टाइम निकल जाए तो ऑफर अपने आप लैप्स हो जाता है। अगर तो टाइम रखा है तो ठीक है। मान लीजिए कोई टाइम सेट नहीं किया, कोई भी टाइम सेट नहीं किया, तो ऐसे में रीजनेबल टाइम देखा जाएगा। रीजनेबल टाइम, रीजनेबल टाइम मतलब उचित टाइम। अब उचित टाइम क्या है, ये तो हर पर्सन के हिसाब से अलग अलग है। उचित टाइम 3 दिन होते, 4 दिन होते तो हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन ये रीजनेबल टाइम क्या है? अगर हम पके हुए फल, अगर हम पके हुए फलों की बात करें जो कि जल्दी खराब हो जाते हैं, वहां पे कुछ घंटे, वहां पे कुछ ही घंटे रीजनेबल टाइम होता है। ठीक है जी, क्योंकि जो पके हुए फल हैं वो तो खराब हो जाएंगे। सो अगर ऐसे में कस्टमर अपनी मंजूरी देने में टाइम लगाए तो फल जो है वो खराब हो जाएंगे। तो ऐसे में जो रीजनेबल टाइम है वो कुछ ही घंटे इस उचित समय। लेकिन अगर हम मान लीजिए सेल ऑफ कार की बात करें, कार की बात करें, तो कार के केस में रीजनेबल टाइम क्या माना जाएगा? अगर तो आपने दिन सेट कर दिए कि 2 दिन के अंदर अंदर मेरे को जवाब दो, तो 2 दिन खत्म होने के बाद ऑफर एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई दिन निर्धारित नहीं किया, ऐसे में कार के लिए उचित समय क्या होगा? 1 हफ्ता लगा लीजिए, हफ्ता 10 दिन, 7 to 10 days। अब भाई इससे ज्यादा ऑफरर बैठा थोड़ी ना रहेगा आपके लिए। सो जहां पे तो टाइम सेट हो रखा है वहां तो टाइम के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर आपने उस टाइम के अंदर अंदर मंजूरी नहीं दी तो प्रस्ताव अपने आप ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर टाइम सेट नहीं कर रखा तो उचित समय देखा जाएगा, और उचित समय क्या है डिपेंड करता है केस टू केस। ठीक है जी। सो थर्ड पॉइंट इज नॉन फुलफिलमेंट, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ एसेंशियल प्री कंडीशन। नॉन फुलफिलमेंट का मतलब क्या है? नॉन फुलफिलमेंट का मतलब है ना पूरी करना, पूरी ना करना। क्या पूरी ना करना? एसेंशियल, जरूरी, कोई जरूरी शर्त थी वो आपने पूरी नहीं करी तो प्रस्ताव अपने आप खत्म हो जाएगा। ए ने बी से कहा मैं कार बेचूंगा 1 लाख में, लेकिन जिस दिन मैं कार बेचूंगा या जिस दिन तुम अपनी हाँ भरोगे उससे 3 दिन के अंदर अंदर मुझे एडवांस चाहिए। कितना एडवांस चाहिए मुझे? मुझे 10,000 रुपए का एडवांस चाहिए, तभी मैं कार बेचूंगा।
तो यहाँ पर अगर बी ए को एडवांस 10,000 रुपए नहीं देता तो जो ए का ऑफर है वो खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि उसने यहाँ पर ये कंडीशन रखी थी, ये शर्त रखी थी उसने कि मैं कार तभी बेचूंगा अगर मुझे 10,000 रुपए एडवांस मिलेंगे। ये शर्त रखी थी उसने और बी ने वो शर्त पूरी नहीं करी। क्योंकि बी ने वो शर्त पूरी नहीं करी तो ये जो ऑफर है ए का वो अपने आप खत्म हो जाएगा। और क्योंकि ऑफर ही खत्म हो गया तो बी की मंजूरी देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। डेथ और इंसैनिटी ऑफ प्रोपोजर। अगर प्रस्ताव रखने वाला मर जाए या फिर पगला जाए, दिमाग खराब हो जाए उसका, वो पागल हो जाए, तो ऐसे में जो ऑफर है वो अपने आप खत्म हो जाता है। क्योंकि वो जब बंदा ही मर गया, जब प्रस्ताव रखने वाला ही मर गया तो भाई प्रस्ताव पूरा कौन करेगा? इसीलिए अगर प्रस्ताव रखने वाला मर जाता है या दिमागी तौर पे पागल हो जाता है, ऐसे में जो प्रस्ताव है वो अपने आप ही खत्म हो जाता है। बाय काउंटर ऑफर। काउंटर काउंटर ऑफर की बात मैंने पहले भी करी थी। ए ने बी से कहा कार बेचूंगा 1 लाख में। बी ने ए को कहा ओके यस आई एम रेडी टू बाय द कार, लेकिन मैं तुझे 98,000 रुपीज दूंगा, 1 लाख नहीं दूंगा। जैसे ही बी ने इस अमाउंट में हेरफेर किया, इसके साथ ही क्या हो जाएगा? ए का जो ऑफर है, ए का प्रस्ताव खत्म हो जाएगा और इसे बोला जाएगा, इसे क्या बोला जाएगा? इसे बोला जाएगा काउंटर ऑफर। सो ऑफरर ने, प्रस्ताव रखने वाले ने जो प्रस्ताव रखा है, सामने वाले को मंजूरी भी उसी के लिए देनी होगी। अगर वो मंजूरी देते हुए किसी भी तरह का कोई हेर फेर करता है तो जो ओरिजिनल ऑफर है, जो पहले वाला प्रस्ताव है, वो खत्म हो जाएगा और जो बी ने जिस चीज के ऊपर एक्सेप्टेंस दी है उसको काउंटर ऑफर कहा जाएगा। मतलब कि बी ने एक नया प्रस्ताव रख दिया, ए का प्रस्ताव खत्म हो जाएगा और मान लिया जाएगा कि बी ने एक नया प्रस्ताव रख दिया। तो जैसे ही बी काउंटर ऑफर करेगा वैसे ही ए का जो प्रस्ताव है वो खत्म हो जाएगा। सी, सिक्स्थ, not accepted in prescribed mode। prescribed mode means निर्धारित तरीका। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ये बात। ए ने बी से कहा था वॉच सेल करूंगा 5,000 रुपए में, लेकिन अपनी मंजूरी मुझे देना फोन पर, टेलीफोन करके, या फिर छोड़िए इसे, अपनी मंजूरी मुझे मेल पर देना, ईमेल कर देना। बी ने अपनी मंजूरी दी, एक्सेप्टेंस दी, लेकिन ईमेल पर नहीं दी, उसने फोन कर दिया, टेलीफोन कर दिया। निर्धारित तरीके से, उल्टे तरीके से बी ने अपनी मंजूरी दी। क्योंकि उसने निर्धारित तरीके का पालन नहीं किया तो जो ए का ऑफर है वो खत्म हो गया। सो निर्धारित तरीके से मंजूरी देना जरूरी है, नहीं तो ऑफर खत्म हो जाएगा। ये 6 केसेस हैं जहां पर जो ऑफर है वो खत्म हो जाता है। मोड्स ऑफ लैप्स ऑफ ऑफर,
कि जो प्रस्ताव है वो किन किन तरीकों से खत्म हो जाता है। पहला, जब प्रस्ताव रखने वाला सामने वाले को बता दे, नोटिस दे दे। दूसरा, टाइम निकल जाए, जिस टाइम के लिए प्रस्ताव दिया था वो टाइम निकल जाए तो ऑफर खत्म। कोई जरूरी कंडीशन थी, उसको पूरा नहीं कर पाए आप, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ एसेंशियल कंडीशन, खत्म हो जाएगा ऑफर। अगर प्रस्ताव रखने वाला मर जाए या इनसेन हो जाए तो ऑफर खत्म। काउंटर ऑफर, मंजूरी देने वाला मंजूर करने से पहले प्रस्ताव में कोई हेर फेर करे तो उसे काउंटर ऑफर कहा जाता है। और काउंटर ऑफर के केस में जो ओरिजिनल ऑफर है, जो वास्तविक प्रस्ताव था, वो खत्म हो जाएगा अगर निर्धारित तरीके से मंजूरी नहीं दी तो प्रस्ताव खत्म हो जाएगा। सो दीज आर 6 मोड्स जहां पर जो प्रस्ताव है वो खत्म हो जाता है। इसके साथ ही हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। स्ट्रेंजर मतलब अजनबी। अब स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट कौन है? दो पार्टीज जिनमें कॉन्ट्रैक्ट हुआ, दो पार्टीज जिनमें कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो पार्टीज कौन है? ए एंड बी, दो पार्टीज हैं। ठीक है जी। क्या कोई तीसरी पार्टी सी, कोई तीसरा इंसान सी ए को स्यू कर सकता है? स्यू करना मतलब क्या होता है? मुकदमा चलाना। स्यू करने का मतलब क्या है? मुकदमा चलाना। ठीक है जी। क्या सी ए को स्यू कर सकता है या सी बी को स्यू कर सकता है? नो। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जो सी है वो अजनबी है, इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए अजनबी है। कॉन्ट्रैक्ट हुआ ए और बी के बीच में, तो जो राइट्स बनते हैं और जो ऑब्लिगेशंस बनती हैं, राइट्स क्या हैं? इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो हक और जो कर्तव्य बनते हैं वो किसके हैं? बताइए किसके हैं? ए एंड बी के, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ए और बी के बीच में हुआ है। क्या सी के कोई हक या कर्तव्य हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर? सी के इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई हक, कोई कर्तव्य नहीं है। सी जो है वो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्ट्रेंजर है, अजनबी है। स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट, वो अजनबी है इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। और जो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट होता है वो स्यू नहीं कर सकता, वो मुकदमा नहीं चला सकता। समझ आई बात? कि जो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है वो दो पार्टीज के ऊपर मुकदमा नहीं चला सकता, चाहे कॉन्ट्रैक्ट इसके भले के लिए ही क्यों ना हो। अब इसके भले की बात करते हैं।
ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें ये बात साफ की गई कि जो ए है वो सी को सामान बेचेगा, क्या फैसला हुआ? ए और बी में ये फैसला हुआ कि जो ए है वो सी को सामान बेचेगा। किसके कहने पे? बी के कहने पे। हो सकता है बी और सी आपस में रिश्तेदार हो। तो बी ने कहा कि मैं जिस हिसाब से बोलूंगा तुम उस हिसाब से जो सामान है वो सी तक पहुंचाते रहना, और जो सी है वो तुम्हें पेमेंट कर देगा। सी इस सामान की पेमेंट करेगा। तो बी क्या है? बी ना तो गुड्स रिसीव कर रहा है और ना ही बी पेमेंट दे रहा है ए को। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हो रखा है? कॉन्ट्रैक्ट तो भाई इन दोनों के बीच में ही हो रखा है। क्या ए और सी के बीच में किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं। तो सी क्या है? क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, तो सी क्या है? स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। ये एक अजनबी है इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। सो अगर कल को जो ए है वो सी को सामान देने से इनकार कर देता है तो क्या सी ए के ऊपर मुकदमा चला सकता है? अगर ए सी को सामान देना बंद कर दे तो क्या सी ए के ऊपर मुकदमा चला सकता है? कैन सी sue ए? नो। व्हाई? बिकॉज ही इज स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। चाहे कॉन्ट्रैक्ट सी के फायदे के लिए है, लेकिन क्योंकि सी कॉन्ट्रैक्ट के लिए पार्टी नहीं है इसलिए सी ए को स्यू नहीं कर सकता, सी ए के ऊपर मुकदमा नहीं चला सकता। ये कंसेप्ट है हमारा स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट का, कि जो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है वो मुकदमा दोनों पार्टीज में से किसी के ऊपर भी मुकदमा नहीं चला सकता। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस टू द रूल दैट stranger to a contract cannot sue। एक्सेप्शन का मतलब क्या है? अपवाद। अब अपवाद क्या होता है? पहले तो नियम क्या है? नियम तो यही है। नियम क्या है भाई? नियम तो यही है कि जो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट होगा वो मुकदमा नहीं चला पाएगा। चाहे कॉन्ट्रैक्ट उसके हित के लिए हो, लेकिन वो मुकदमा नहीं चला पाएगा, ये नियम है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है वो मुकदमा चला सकता है। ऐसे कभी कभी वाले केसेस जहां पर स्ट्रेंजर मुकदमा चला सकता है, इन्हें हम कहते हैं एक्सेप्शंस या फिर अपवाद। ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जहां पे स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट भी मुकदमा चला सकता है? देखते हैं। 4 पॉइंट्स हैं बेटा। फर्स्ट, बेनिफिशियरी बेनिफिशियरी इन अ ट्रस्ट एग्रीमेंट। मैं एग्जाम्पल से समझाती जाऊंगी तभी समझ में आएगा। ए फादर है, ये पिताजी हैं, और ये पिताजी के भ्राताश्री हैं।
ए का भाई है ये, एज ब्रदर। और ये है सी, ये है ए का बेटा, सन ऑफ ए। ठीक है, ये कहीं बाहर जा रहा है, आउट ऑफ कंट्री जा रहा है, लेकिन पीछे से इसको अपने बेटे की चिंता सता रही है कि इसका गुजारा कैसे होगा। तो ए अपने भाई बी की ड्यूटी लगा के जाता है, कहता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मैं तेरे हवाले कर रहा हूं, तुम इसका ध्यान रखना। ए बी को कहता है मैं अपनी प्रॉपर्टी तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूं, तुम इसका ध्यान रखना, और इस प्रॉपर्टी में से जो भी कमाई हो वो तुम सी को देते जाना। तो ये पता कौन है? बी, जो ए का ब्रदर है। इसको आप कहते हैं ट्रस्टी। जिसके ऊपर विश्वास किया जाए इज नोन एज ट्रस्टी। तो फादर ने अपने भाई के ऊपर विश्वास करके, ट्रस्ट करके इसको ट्रस्टी बनाया और अपनी प्रॉपर्टी सौंप दी। लेकिन इस प्रॉपर्टी का फायदा किसको जा रहा है? प्रॉपर्टी का फायदा जा रहा है सी को। तो सी पता क्या है? सी इज बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी कौन होता है? जिसका फायदा हो रहा हो उसे कहते हैं बेनिफिशियरी। अब आप मुझे ये बताइए कि कॉन्ट्रैक्ट किन में हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ए और बी में। तो सी क्या है? सी है स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। तो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट क्या मुकदमा कर सकता है बी के ऊपर? क्या स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट बी के ऊपर मुकदमा कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर हम जनरल नियम देखें तो मैंने क्या बोला था? नियम क्या है कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट मुकदमा नहीं चला सकता, लेकिन इन केसेस में स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट मुकदमा चला सकता है। ये है तो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद भी लेकिन सी मुकदमा चला सकता है। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद भी ये मुकदमा चला सकता है। ये पहला अपवाद है जहां पर स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट मुकदमा चला सकता है। दूसरा, एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का मतलब है किसी चीज को स्वीकार करना। बी ने ए को पैसे दिए। पैसे क्यों दिए? बी ने ए को बोला मैं तुझे पैसे देता हूं, तू ये पैसे ना सी को दे दियो। तो बी ने ए को पैसे क्यों दिए हैं? सी को देने के लिए। और ए ने स्वीकार किया। स्वीकार करना मतलब एक्नॉलेज किया, स्वीकार किया सी के सामने कि भाई तुम्हारे बिहाफ पे जो पैसे हैं वो बी ने मुझे दे रखे हैं, मुझसे कलेक्ट कर लेना। लेकिन बाद में जो ए है वो मुकर गया, सी को पैसे देने से मुकर गया। ऐसे में क्या सी ए के ऊपर मुकदमा चला सकता है? पहले तो ये बताइए ए क्या है? कॉन्ट्रैक्ट किन दोनों के बीच में हुआ है? ए और बी के बीच में। ऐसे में सी कौन है? स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद भी क्या सी मुकदमा चला सकता है? हाँ जी, चला सकता है, मुकदमा चला सकता है, क्योंकि ये अपवाद में आता है, एक्सेप्शंस में आता है। तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट्स थ्रू एजेंट। ए शॉपकीपर है और बी इस शॉपकीपर का एम्प्लॉई है, नौकरी करता है उसके यहाँ पर। जो जो ए कहता है बी वो करता है। पता है इस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। जो जो ए कहे अगर बी वो करे तो बी बन जाता है एजेंट और ए हो जाता है प्रिंसिपल। ए के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जब बी काम करता है तो ए प्रिंसिपल होता है और बी एजेंट होता है।
ए ने बी को एजेंट बना रखा है, ए बाहर रहता है, उसका सेल वगैरह की तरफ ध्यान नहीं होता, और ए ने बी को कह रखा है कि तुम ना लोगों से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो मेरे बिहाफ पे। तो इसीलिए बी ने सी के साथ, जो कि कस्टमर है, उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप क्या है, किन दोनों के बीच में है? यहाँ पर प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ है? एजेंट और कस्टमर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो ए क्या है भाई? एक ए और सी के बीच में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, तो ए क्या है? ए इज स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन क्या ए सी के ऊपर मुकदमा चला सकता है? ठीक है बेटा, टाइम खत्म हो रहा है। विल डिस्कस दिस पॉइंट इन द नेक्स्ट क्लास।